My name is Zareen Nayyar. I'm with NOAA. I've been with NOAA for a few years now, since 2019. And thank you all for joining us today. The main goal for today is कि हम CSS aspirants को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो CSS का पेपर एनालिसिस कर सकें जो 2026 के कंपल्सरी एग्जाम्स हुए हैं। तो हमने सेशन के 2 मेन पार्ट्स बनाए हैं। एक पहला पार्ट है जिसमें हमारे फैकल्टी मेंबर उस सब्जेक्ट के लिए पेपर का एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे और फिर जो सेकंड सेशन है, सेकंड पार्ट है सेशन का, उसमें फिर आप डायरेक्ट फैकल्टी मेंबर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू द चैट, या अगर आप माइक पे बोलना चाहते हैं सो यू कैन रेज योर हैंड। हमारी जो होस्ट है आज हिना और अस्मा, वो आपका माइक अनम्यूट कर लेंगे and then you can ask your question and our faculty member will do their best to address your question in a timely manner. The session is being projected live on YouTube and Facebook, जिसका मतलब है कि ये आप फिर बाद में भी व्यू कर सकते हैं YouTube और Facebook पे जाके। मैंने कुछ डिटेल्स चैट में भी शेयर किए हैं जो कि मैं फिर से शेयर करूंगी। हमारा डेली सेशन है 8 PM लाइव जूम पे थ्रू द सेम लिंक, और हम डेली लाइव फेसबुक और यूट्यूब पे भी जाएंगे। कल हमारा ऐसे का था, आज प्रेसी, फिर करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, इस्लामियात, जनरल साइंस। चूंकि रमज़ान है तो हमारा स्केड्यूल कुछ इस तरह है कि हम 8 बजे अफ्तार के बाद ये होस्ट करें और एक ही सब्जेक्ट हम डेली होस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नॉन स्टूडेंट्स भी हमारी फैकल्टी के साथ इंटरैक्ट कर सकें एंड एक नीचे मैंने लिंक भी शेयर किया जो मैंने कमेंट दिया है चैट में, जहाँ पे हमारी सोशल मीडिया है, बुक्स फॉर एक्सेस है, एडमिशंस है एंड आवर अपकमिंग नेक्स्ट बैच जो हमारा है वो 1 मार्च को है, जिस पे 30% डिस्काउंट भी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन, प्लीज चेक दिस आउट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट अस नो इन द चैट. I would like to introduce for today's session our esteemed faculty member Sir Mazhar Elahi, जो कि काफ़ी साल से नोआ के साथ Prescient composition पढ़ा रहे हैं and mashallah under his guidance a lot of people have passed CSS and a lot of credit goes to him for a lot of our students and our latest batches जिसमें allocatees हैं. So please welcome Sir Mazhar Elahi and let's officially begin the session. Thank you very much. जी अस्सलाम वालेकुम. If I'm audible, please मुझे let me know. मैं start कर दूंगा session. जी sir, you're audible. Thank you so much. Thank you very much जी. अस्सलाम वालेकुम to everyone जी. ये आपको visible है जी इस वक्त पेपर? Right. Okay, as you know that today I'm going to review this paper of 2026 और उसके ऊपर मैं एक अपना एक brief analysis देने जा रहा हूँ. The time that has been given to me is about 15 to 20 minutes, but I'm afraid that I might take a little longer time, थोड़ा सा, क्योंकि ये जो पेपर है ये पूरा डिफरेंट होता है, आपको पता है ऐसे से इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट उसकी डायमेंशंस हैं, तो ये एक ही तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता. बेसिकली द अप्रोच वुड बी डिफरेंट, द अप्रोच फॉर द कॉम्प्रीहेंशन वुड बी डिफरेंट, likewise the approach would for every question would be different. So मैं चूँकि लेकिन obviously I would focus more on keeping this concise, ठीक है, ताकि ब्रीफ रखूंगा इसको ताकि आप लोग जो है वो मुझसे क्वेश्चन भी कर सकें. वो टेक क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, बिकॉज मुझे अभी मैं सुन रहा था कि वो माइक भी आपको देंगे, अनम्यूट करेंगे ताकि आप मुझसे बात कर सकें. वो भी गुड, वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि आई वोंट बी एबल टू टेक देन मच क्वेश्चन, बिकॉज अगर इधर होगा चैट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं काफ़ी क्वेश्चंस को देख भी सकूंगा. बट व्हाट आई कैन अश्योर यू इज दैट ड्यूरिंग द एनालिसिस
your maximum question that you have in the mind or may probably arise in your mind वो would be addressed. ये इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कॉन्फिडेंस से बात ये कह रहा हूँ कि मेरा जो लेक्चर लेते हैं या सुनते हैं उनको पता है कि मैं काफ़ी चीज़ों को उनकी सोच में भी जो नहीं होती मैं एड्रेस कर देता हूँ। तो आप लोग जब पूरा सुन लेंगे, बड़े गौर से सुने, मैं आई वुड सजेस्ट कि पेपर मैंने सामने रखा है, मैंने कोई इसके स्पेशल नोट्स नहीं बनाए कि पहले मैं नोट्स बना के, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसको सामने लाइव ले आता और उसी के ऊपर डिस्कस कर लेता। व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कि मैंने चूंकि जब पेपर ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स के साथ, तो मैंने इसको आपके सामने क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करूंगा। बट यू मस्ट हैव द पेन एंड पेपर्स। ये आप जरूर करें कि आपके पास पेन और पेपर हो। आप जिस तरीके से मैं पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा वो आप अपने पास पेन डाउन कर लें। इज दैट क्लियर? जी, इज दैट क्लियर? मेरी आवाज़ आ रही है? जी, पेन एंड पेपर पास रखें। मैं जैसे जैसे डिस्कशन करूंगा वो सुने, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस भी हो सकें, उनकी पूरी डीप इन डेप्थ आपको रिव्यू एनालिसिस मिल जाए और आपको समझ आ जाए। ठीक है जी। और मैं वोकैबरी के क्वेश्चन को तो जो है एड्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर एक और तरीके की डिस्कशन होती है। बल्कि मैं बल्कि सिर्फ ये कोशिश करूंगा कि जो मेजर क्वेश्चन है, प्रेसी है, सेंटेंस करेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है, और मे बी मुझे पंक्चुएशन और प्रेपोजिशन का भी टाइम मिले वो भी लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रेसी। ओके, एज यू हैव सेड दैट यू वुड पेन डाउन थिंग्स, तो समझ लें ये प्रेसी का जो इस दफा जो प्रेसी दिया गया है ये बड़ा आपको सिंपल लग रहा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने कहते सुना जी दिस इज वेरी सिंपल इजी। ऐसे नहीं होता ये। आई वुड से कि दिस पैसेज इज डिसेप्टिवली सिंपल। ये मेरा वर्ड जरूर नोट करें, डिसेप्टिवली सिंपल। व्हाट आई मीन बाय दिस, व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो कुछ फिलोसॉफिकल लिटरेचर के या फिलोसॉफिकल किस्म के जो पैसेजेस लेकर उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, एंड दे ट्रेन देयर माइंड कि बस कोई जो मुश्किल आएगा, जैसे कि रसल के कुछ ऐसे ले लिए या कोई भी चीज़ इस तरह की उठा ली, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, एंड नेवर ट्रेन देमसेल्फ फॉर दीज काइंड ऑफ पैसेजेस, जिसको मैं ये कहता हूँ कि ये जो पैसेज है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ पैसेज है, एक कह लें कि हिस्ट्री रिलेटेड, राइट, कह लें कि हिस्टोरिकल किस्म का है, सोशल एवोल्यूशन इसके अंदर दिखाया गया है, इसकी बड़ी ऑब्जेक्टिव टोन है, और जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ये लिखा गया है। तो ऐसे जो बज़ाहिर बड़े सिंपल नजर आ रहे होते हैं, इनके अंदर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज दैट a student who has trained themselves onto a philosophical type of content, या दूसरे कह लें कि लिटरेरी किस्म के जो हैं उनके कंटेंट के ऊपर अपने आप को ट्रेन किया, दे आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश द एसेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जामिनर क्यों चूज करते हैं बाज कर, और मैं पिछले 2-3 टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ इसी किस्म के पैसेजेस दे रहा हूँ, और इंटेंशनली दे रहा हूँ पैसेजेस, ताकि मैं देख सकूं कि हैव द स्टूडेंट्स डेवलप देयर ability to comprehend that these type of passages which apparently seem to be simple, but they have their subtle type of difficulties. एग्जामिनर भी बेसिकली इसीलिए देते हैं इस तरह के पैसेजेस को, ताकि वो आपकी जो कॉज एंड इफेक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है अगर इस तरह के पैसेजेस में, वो आप उसको सेंस कर सकते हैं, उसके लॉजिकल ऑर्डर को देख सकते हैं। ठीक है जी। और आप क्या न्यूट्रल अंदाज में उसको समराइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट की जो कंप्रेशन है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो ये जब पैसेजेस होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स इसको टैकल नहीं, बज़ाहिर ये नजर आ रहा होता है कि बड़ा सिंपल सा है, लेकिन दे गेट एंटेंगल्ड इनटू समटाइम नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशंस जो कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो आपकी मेन आइडिया से, मेन थीम से तवज्जो हटाती हैं, उसकी तरफ ले जाते हैं। ठीक है जी।
तो इस तरह से यही अभी मैंने देखा स्टूडेंट्स ने ये इंटरप्रेट किया कि जी बड़ा पैसेज आसान है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा थीम के बारे में डिस्कशन की तो मुझे नजर आया कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको सही तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाए। प्रेसी क्योंकि देखें एक समझ लें बात कि प्रेसी जो है ना वो सिर्फ महज पैसेज को कंडेंस करने का, शॉर्टनिंग करने का नाम नहीं है। बेसिकली प्रेसी होती है उसका जो इंटेलेक्चुअल स्पाइन है ऑफ द पैसेज, उसको एक्सट्रैक्ट करने का नाम है। ठीक है जी, इंटेलेक्चुअल स्पाइन जो होता है उसका, उसको एक्सट्रैक्ट करने का नाम है, राइट। और प्रेसिस के अंदर ऑब्वियसली एक एग्जामिनर जो है उसके कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको वो टेस्ट कर रहे होते हैं। ये जो प्रेसी दी गई है, ये जो वोकैबरी है ये इजी टू मॉडरेट है, वोकैबरी कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं आई है, और इसका जो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। ठीक है, इसी तरह उसने कुछ ट्रैप रखे हैं, वो मीडियम लेवल का ट्रैप है, मैं अभी आपको सारा कुछ बताता हूँ। और जो इसकी कंप्रेशन डिफिकल्टी है वो भी मॉडरेट लेवल की है। पैसेज अपरेंटली हार्ड नहीं है, ठीक है। ये इस किस्म की जो प्रेसेस होती हैं नॉर्मली दिस टाइप ऑफ प्रेसेस, देखना ये होता है कि आप लॉजिकल सीक्वेंसिंग को मेंटेन कर पाएंगे, यू हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट द सेंट्रल आइडिया और नॉट, एंड कैन यू अवॉइड द नरेटिव स्टाइल। कॉपी तो नहीं करते हैं कि वहाँ से पैसेजेस उठा के चीज़ें उठा के, क्योंकि चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी होती हैं तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो एक अच्छा वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है ना, ही वुड बी एबल टू कंडेंस इट लॉजिकली। वो इसके अंदर जो हिस्टोरिकल, ये जो इस तरह का पैसेज है उसके अंदर कोई हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन है उसको एविडेंटली दिखाएगा, उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको इंटैक्ट रखेगा, ठीक है, और उसका टाइटल भी बड़े एक अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकता है। तो मैं डिफरेंट स्टेप्स के अंदर ये जो सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर आपने ये पैसेज जो है ये 100 तकरीबन 300 वर्ड्स के करीब इसके वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट रफली, और 100 वर्ड्स आप कह सकते हो कि बेशक उसने 100 वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं, बट रफली ये 1/3 ही इसका बनेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर मैं इसको स्टेप वाइज करूं, आप सब मुझे एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर दें कि आवाज़ आ रही है, और जो अब तक मैंने 2-4 पॉइंट्स बताए हैं क्या वो आपने नोट किए हैं? मैंने उनके ऊपर स्ट्रेस भी किया था। गुड, गुड, राइट। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि जस्ट अगर आप स्पीडीली 1 से 1.5 मिनट में इस पैसेज को पढ़ लें, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, अगर पहले पढ़ा हुआ तो बता दें यू हैव रेड इट, इफ यू हैव नॉट रेड इट तो प्लीज लेट मी नो, 1-1.5 मिनट में आप पढ़ सकते हैं? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव रेड इट, से रेड इट, इफ नॉट तो जस्ट टेक 1 मिनट प्लीज, बट लेट मी नो बिफोर दैट। नॉट रेड, 1 मिनट लगा के पढ़ लें, सिर्फ एक दफा को एक सरफेस लेवल का रिव्यू कर लें, कर लें। जस्ट 1 मिनट के अंदर क्विकली एक दफा देख लें। आई एम जस्ट वेटिंग द मोमेंट यू से यू आर डन, आई वुड स्टार्ट। राइट, आई होप यू हैव डन दैट, बिकॉज 1 मिनट हो गया जी। जी, शुड आई स्टार्ट? प्लीज लेट मी नो। राइट, अब अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक सरफेस जो है वो नजर डाली है इसके ऊपर, तो इफ आई आस्क यू कि वुड यू बी एबल टू डिटेक्ट द थीम, तो क्या आपको नजर आता है कि क्या ये पैसेज किस चीज के बारे में है? जनरली आपको जो नजर लगाई है, आपको क्या नजर आ रहा है कि ये पैसेज, व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट? इज इट अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इट इज अबाउट स्लेवरी? इज इट अबाउट ट्रेड यूनियन? Something like that? Did you be able to detect revolution के बारे में,
रेवोल्यूशन के बारे में, वर्क फोर्स के बारे में, समथिंग लाइक दैट। हिस्ट्री और लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर रेवोल्यूशन, कुछ लोग रेवोल्यूशन कह रहे हैं, राइट। लें जी, लेट मी नाउ गाइड यू। सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो पैसेज है ना, ये एक्सपोजिटरी है, ये कोई नरेटिव किस्म का पैसेज नहीं है, कोई आर्गुमेंटेटिव नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है इसके अंदर, ना ही ये फिलोसॉफिकल है, ना ही ये लिटरेरी है, ठीक है। ये बेसिकली सोशली हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के ऊपर है, नॉट रेवोल्यूशन, नॉट रेवोल्यूशन। जी, ये गलत समझ रहे हैं आप। अब सुनिए, गौर से सुनिए। It's not about revolution, it's kind of socially historical evolution of working class condition. Working class condition improvement उसके बारे में है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, ये मैं यहाँ पर इसको करूंगा ना तो ये कलर्ड आ जाएगा। ये पहले सेंटेंस को देख लेते हैं यहाँ से, इसको मैं नहीं कर सकता, आप इस तरह से खुद समझ लें कि जो फर्स्ट सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ, सॉरी, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग features of the century has been the improvement of living of working men, greater political power, more wealth and leisure, and better facilities for health, security and education. अगर आप ये पहली सेंटेंस को देखें तो ये आपको वो डायरेक्शन पूरी दे रहा है कि जो इसका आउटस्टैंडिंग फीचर है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है जी, और वो भी वर्किंग क्लास का। इसी तरह अगर आप इसके लास्ट सेंटेंस को देखें जाके, look at the last sentence, and employers and workers alike have come to realize that they depend on each other for their livelihood. ठीक है जी, that is the conclusion. So अगर इसका थीम आप समझें पूरे पैसेज का, तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल इंप्रूवमेंट है किसकी, इन द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास या वर्कर्स कह लें, और वो किस वजह से, ड्यू टू इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। ये जो सेंट्रल हिस्सा है इस पैसेज का, ये यहाँ पर इसके बाद वो शुरू करेगा, सॉरी मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे ये पीडीएफ फाइल पे है। तो ये जो सेंट्रल हिस्सा है ये पूरा वो आपको इकोनॉमिक एंड सोशल जो चेंजेस आ रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, वो जो चेंजेस आ रही थी, इकोनॉमिक चेंजेस आ रही थी, सोशल चेंजेस आ रही थी, दे कंपेल्ड कि उसकी जो वर्किंग क्लास है उसकी कंडीशन को बेहतर बनाया जाए, ये उसके ऊपर है, ठीक है जी। सो अगर बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन द एनालिसिस ऑफ दिस पेज, वी कम टू कंक्लूजन दैट पॉसिबल जो टाइटल, इसका पहले टाइटल अगर हम सजेस्ट कर लें, मैं कहता हूं कि एक जस्ट आइडिया दे तो मैं सबसे पहले टाइटल को बता दूं कि अगर आपको ये समझ आ गई कि इसका थीम हिस्टोरिकल इंप्रूवमेंट है इन द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, तो उस हिसाब से पहले इसका टाइटल यहीं से आप पहले समझ रहे हैं। ये जो टाइटल होगा ना, एक तो ये पूरे पैसेज में जो क्रोनोलॉजिकल वे में उसने सोशल चेंजेस और जो इकोनॉमिक चेंजेस आई हैं उसको इनकम्पास करेगा, तो इसका जो टाइटल बनता है वो एवोल्यूशन ऑफ वर्कर्स कंडीशन हो सकता है, पॉसिबल टाइटल्स हो सकते हैं। इसका दूसरा टाइटल हो सकता है राइज ऑफ द वर्किंग क्लास हो सकता है, और तीसरा आप अगर बनाना चाहेंगे, तीसरा टाइटल देखें तो तीनों में एक ही कॉमन बात आ रही है एवोल्यूशन की, तो इंप्रूवमेंट इन लेबर स्टैंडर्ड्स हो सकता है। ये बेसिकली उनकी इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन है ना बेसिकली, तो इसके ऊपर आएगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन करूं, इस पूरे पैसेज का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन किया जाए, क्योंकि सबसे पहले आपने उसके थीम को समझना होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद देखना होता है कि ये पूरा कंटेंट जो है वो कैसे जो है वो मूव कर रहा है, प्रोग्रेस कैसे कर रहा है। तो अगर इसकी पूरे पैराग्राफ की मूवमेंट एनालिसिस की जाए तो एक तो सबसे पहले इनिशियली उसने पास्ट कंडीशन ऑफ वर्कर्स बताई है, इनिशियल तौर पर अर्ली सिविलाइजेशन की पास्ट कंडीशन बताई, पहले तो उसने प्रेजेंट का इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके साथ ही उसने यानी जो अपना थीम दिया, डायरेक्शन दी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्किंग क्लास, ठीक है। उसके बाद फौरन उसने ये सेकंड ये जो लाइन शुरू हो रही है, इन अर्ली सिविलाइजेशन, ये पास्ट कंडीशन ऑफ वर्कर्स का उसने डिस्कस किया अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। और उसमें जो एग्जिस्टेंस ऑफ रूलिंग एंड एलीट क्लास है, रूलिंग एलीट क्लास है और स्लेव्स, इसके बारे में इनका कंपैरिजन बताया उसने, ठीक है जी। ये देखें, ये स्मॉल नंबर ऑफ रूलर्स जो हैं जो प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे, और उसके बाद जो मेजॉरिटी है जो इन चीज़ों से दे वर डिप्राइव्ड ऑफ, दे डिड नॉट हैव और दे कुड नॉट एंजॉय दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उसका जिक्र किया। तो पहले अपनी बात को बताने के लिए, अपने थीसिस को कि कैसे उनकी इंप्रूवमेंट हुई है लाइफ में, उसने पहले कंपैरिजन दिया, पहले पिछली चीज़ के साथ दिखाया और उसका एक एनालिसिस दिया कि पास्ट में ये चीज़ें किसको अवेलेबल थी और किसको नहीं अवेलेबल थी। और फिर उसके बाद वो चलता है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, ये देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप,
led to the production of vast quantities of goods and workers began to be dissatisfied with their poverty. ये यहाँ पर जो आता है कि जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो उसने प्रोडक्शन के जो था पूरा मैकेनिज्म उसको चेंज कर दिया और वर्कर्स को खुद भी एहसास होने लग पड़ा एंड द एम्प्लॉयर्स दे आल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग कि उनकी जो इम्प्रूवमेंट उनकी वो वैल्यूएबल हैं और उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाना चाहिए यानी एम्प्लॉयर्स दे वर कंपेल्ड बेसिकली कि अब कंडीशंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि लोगों को लग रहा है। उसके बाद नीचे जाकर वो ट्रेड यूनियंस का जिक्र करता है जी, ठीक है। रुकिए जी, पहले आप मुझे सुनिए बेटा, अभी अभी अब मैसेजेस ना करें प्लीज, ठीक है। एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, मुझसे सुन लें, पहले समझ लें, ठीक है। अगर आप वो करेंगे तो फिर मेरी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, फिर मैं आपके सवालों के जवाब देखने लग पड़ूंगा, हम एक जगह पर रुक जाएंगे। ट्रेड यूनियंस का जिक्र हुआ है जी, वो कैसे एक्सेलरेट्स को रिफॉर्म करते हैं, राइट। किधर गया जी ये, राइट, दिस इज द ट्रेड यूनियंस, इसके जिक्र आया। These improvements were speeded up. ये देखें, speeded up, categorical लिखा हुआ है, speeded up by the increased organization of workers and trade union movements, particularly in low standard factories where the owners often had to deal with the strike action by dissatisfied worker. ये देखें, dissatisfied worker, ये keywords हैं, ठीक है जी। और फिर उसके बाद लास्टली जब वो कंक्लूड करता है तो ये बताता है कि रियलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस जो है ना वो हुई और उसने जो स्ट्राइक्स थी उसको ख़त्म किया, उनको रिड्यूस कर दिया, क्योंकि उनको भी एम्प्लॉयर्स को भी अंदाज़ा हुआ कि हम उनके बगैर नहीं चल सकते। दे स्टार्टेड इम्प्रूविंग द कंडीशन और वर्कर्स को जी वैसे पहले ही रियलाइज़ हो गया था जिसकी वजह से वो स्ट्राइक्स कर रहे थे, रेवोल्यूशन आ रहा था, दैट दे नीड बेटर कंडीशंस, तो ये रियलाइज़ हो गए। तो ये जब आप प्रेसी लिखेंगे तो इन 5 एलिमेंट्स को, ये जो मैंने अभी आपके सामने 6-7 एलिमेंट्स रखे हैं, प्रेसी आपकी, यू मस्ट फॉलो योर प्रेसी लाइक दिस, आपको, मगर वो कंप्रेस्ड फॉर्म होगी, इन एलिमेंट्स को आपकी प्रेसी में होना चाहिए। ये हो गया जी पहली चीज। सेकंड स्टेप पे मैं ये बताऊंगा कि इसमें क्या चीजें थी जो बेसिकली रिमूव करनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली इन दीज टाइप ऑफ प्रेसेस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये इस तरह के पैसेजेस में वो है कि नॉन एसेंशियल को एसेंशियल से वो अलहदा नहीं कर सकते, दे आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल, और उनको समझ नहीं आती कि अननेसेसरी क्या चीज़ है। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे दी गई है, रूलर्स, किंग्स, प्रीस्ट, मिलिट्री लीडर्स, ये सारी गैर ज़रूरी एग्जांपल्स हैं, इनको आपने निकालना होता है, ठीक है। माइनर सी डिस्क्रिप्शंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आएगा डिड लिटिल वर्क, ये दिस वन, इस तरह की चीज़ों को आपने निकालना है जितनी भी गैर ज़रूरी होती हैं। और इसी तरह से जो फैक्ट्री की डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, जो फैक्ट्री लाइफ के ऊपर ये जो डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, इनको निकालना होता है। ये दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रेसी बेसिकली आर्गुमेंट्स को रखना होता है, मेन आर्गुमेंट्स को, और बाकी जो डेप्थ्स एम्बेड की जाती हैं या डेकोरेशन, आई कॉल इट डेकोरेशन और डिस्ट्रैक्शंस, उनको निकालने का नाम है, राइट। इसमें जो चीज़ आपने प्रेसी के अंदर इस में जो प्रिजर्व रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो हिस्टोरिकल कंट्रास्ट उसने दिया है, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट, जब ऊपर गया यहाँ पर पास्ट वर्सेस प्रेजेंट का जो उसने कंट्रास्ट दिया है, उसको आपने इंटैक्ट रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला जो पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से प्रोडक्शन की जो मैकेनिज्म में चेंज हुआ था, जिसने कंपेल किया था एम्प्लॉयर्स को कि वर्किंग कंडीशन चेंज की जाए, बिकॉज द वर्कर्स ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग कि उनकी कंडीशन बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से उसमें जो इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्ड वर्कर आई है, ठीक है, ये देखें, पिक अप द वर्कर्स एंड ओल्ड फैशन एम्प्लॉयज फाउंड देमसेल्व्स विद द फैक्ट्री लो ग्रेड वर्कफोर्स, यहाँ पर जो ये द फैक्ट्री ओनर्स नीडेड स्किल्ड वर्कर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रखना है, क्योंकि जारी बात है उनको पता चल गया कि स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग देयर ओन वैल्यू एंड द एम्प्लॉयर मस्ट ऑल्सो रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ द स्किल्ड वर्कर, उसने किया था। तो इसको जेहन में रखना है, इसको कभी आप निकाल नहीं सकते इस तरह के पॉइंट्स को। ट्रेड यूनियन का जो रोल है, राइट, उसको आप नहीं किसी सूरत में निकाल सकते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी सूरत में आप इसको नहीं निकाल सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो उसके बाद जो लास्ट में आता है, द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, ये इसमें जो ये है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपने प्रिजर्व रखना। इस प्रेसी में जी, ये यहाँ तक हो गया, नोट कर लिया पॉइंट, आगे चलो। ओके
जो चीज अब अगर हम इसकी बात करें कि प्रेसी के अंदर, चूंकि आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑब्जेक्टिव को कंप्रेशन करनी होती है, यू नेवर फॉरगेट दैट, और नॉन एसेंशियल चीजें आपने निकालनी होती हैं, जैसे कि वर्कर्स के बारे में डिटेल हो रही है, उनको प्रेस किया जा रहा है, कैपिटलिज्म को वर्कराइज किया जाए, किसी किस्म का आपने ओपिनियन ऐड नहीं करना होता, यू हैव टू कंप्रेस द वेरी ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्रेस करना। इफ वी वर्ड्स की, शायद वर्ड काउंट की तो मैं बात कर चुका हूँ शायद पहले, ठीक है, और टाइटल की भी मैं बात कर चुका हूँ। तो बेसिकली जी, अच्छा, यस, ओके, सॉरी, मुझे लगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर इस पैसेज की बात करें बेटा, तो ये पैसेज इतना, ये कह लो कि लिंग्विस्टिकली टफ नहीं था, इसकी जो वोकैबुलरी थी वो इतनी टफ नहीं थी, मॉडरेट थी, जैसे मैंने पहले कहा, और एक्चुअली इसको टैकल करना इन टर्म्स ऑफ जो गैर ज़रूरी चीज़ें, नॉन एसेंशियल निकालनी है वो है, और एसेंशियल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना और उनको कंप्रेस करना, दैट इज़ लिटिल डिफिकल्ट। जब तक आप इसके ऊपर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस नहीं करते तो ये पैसे हो नहीं सकती। लेट्स मूव ऑन टू दी, हमारे पास अभी हैं जी, इसी में 10 मिनट गुजर गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैसे के बारे में आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जी। ये बताइएगा मुझे, आपको रीडिंग पैसेज जो है वो सही नजर आ रहा है? ओके, राइट। अच्छा, ये इफ यू टॉक अबाउट दिस पैसेज, ये बाजू का प्रेसी का पैसेज आसान आता है, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है वो थोड़ा सा समटाइम कॉम्प्लिकेट होता है। समटाइम द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रेसी इज हाई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज इजी, and sometimes of course reading comprehension is a little difficult and pressy comparatively is easy. तो रीडिंग जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है वो एक लिटरेरी टाइप ऑफ है, साइकोलॉजिकल किस्म का ये कह लें कि पैसेज है। अगर आपने इसको गौर से एक दफ़ा इसको भी पढ़ लें 1 मिनट, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या समझ आई। जस्ट 1 मिनट, ओनली 1 मिनट प्लीज। वन मिनट है, इधर पढ़िएगा। जी, 1 minute is almost over. If you let me know. जी, should I start? If you're done with that. अच्छा, अगर आपने इस पैसेज को देखे ना, तो आपने ये नोट किया होगा कि इसकी भी वोकैबुलरी जो है ना वो डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल की है, लेकिन इसका इन्फ्रेंस लेवल जो है ना, ये अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की समझ है तो इन्फ्रेंस लेवल इसका बड़ा हाई है। इसके ट्रैप्स हाई हैं, यानी इस पे जो ट्रैप्स है ना, इसकी इमोशनल लैंग्वेज यूज हो रही है, वो स्टूडेंट्स को मिसलीड कर सकती है, जो खासतौर पर जो वीक रीडर हैं, जिनके रीडिंग सेंसिबिलिटी स्ट्रांग नहीं है, उनको दैट कैन मिसलीड। ठीक है, इमोशनल लैंग्वेज जो है उसकी वजह से। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इस तरह के वीक स्टूडेंट्स, इनकी रीडिंग सेंसिबिलिटी नहीं है, दे कैन कंफ्यूज इमेजिनेशन विद रियलिटी। ठीक है, वो पॉवर्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, मे बी हस्बैंड जो है उसकी जो जिक्र हो रहा है उसकी सिंप्लिसिटी उसको मिस कर सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग किस्म के इररिलेवेंट किस्म के आंसर्स लिखेंगे। ये पैसेज बेसिकली साइकोलॉजिकल है, ये इकोनॉमिक नहीं है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। अगर तो आपने 1 मिनट के अंदर
थोड़ा फोकस करके पढ़ा है तो आपको समझ आ गई होगी कि ये साइकोलॉजिकल किस्म का पैसेज है, ये इकोनॉमिक किस्म का पैसेज नहीं है। आई मीन इफ समबडी इज थिंकिंग कि ये कोई इकोनॉमिक चीजों के ऊपर उसकी पॉवर्टी का जिक्र हो रहा है, तो इट्स नॉट द केस सो फार। इज दैट क्लियर? ये नरेटिव किस्म का, साइकोलॉजिकल है, फिक्शनल किस्म का, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, इमोशनल है, ठीक है, और जो कि अमूमन लिटरेरी जो पैसेजेस होते हैं उनकी लैंग्वेज होती है। Are you getting my point? तो इफ यू अगर क्वेश्चंस को पढ़े पहले अगर आप इसका फर्स्ट इंप्रेशन लेते हैं तो आपको नजर आता है कि ये पैसेज जो है वो ज्यादा इमोशनल साइकोलॉजिकल है, फैक्चुअल नहीं है, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है वैसे नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं है इमोशनल, इसका मतलब क्या है जी? ये सारे जो आंसर्स होंगे, एक तो पहले ये ज़हन में रखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आंसर इज नॉट टू बी कॉपीड, कोई भी आंसर कॉपी नहीं करना होता, वो आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स चेक कर रहा होता है। ऑब्वियसली इन क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, ठीक है। तो बेसिकली वो आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स देखते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आप किसी इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और अगर आप इसमें कॉपी करते हैं तो दैट इज अ बिग मिस्टेक, राइट। तो पैसेज किस चीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल ये ना तो पॉवर्टी के बारे में है, पहली बात, ना ये मैरिजेस के बारे में है, ना ही ये लग्जरीज के बारे में है, राइट। अगर आपने रीडिंग सेंसिबिलिटी डेवलप नहीं हुई तो फिर तो आपको ये लगेगा। बेसिकली इट इज अबाउट अ वुमन हु इज कह सकते हैं साइकोलॉजिकली डिससेटिस्फाइड है विद हर मॉडेस्ट जो सोशल उसकी पोजीशन है ना उससे, एंड शी इज मेंटली ऑब्सेस्ड विद लग्जरीज, ठीक है। ये सारी साइकोलॉजिकल डिससेटिस्फैक्शन है, जो कुछ भी उसने बताया गया ये सारी इमेजिनेशन में बातें हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी चार्मिंग वुमेन हु आर बोर्न एज इफ दे आर एरर ऑफ फेट, ये देखिए पहला लफ्ज, एन एरर ऑफ फेट, ठीक है, इन टू a petty official's family. She had no dowry, no hopes, nor the slightest chance of being loved and married by a rich man. So she slipped. यहाँ पर ये जो वर्ड सो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आगे चल के बताता हूँ, into marriage with a minor civil servant. ठीक है जी, unable to afford jewels, she dressed simply. ठीक है, ये ज्यादा देखें, इन लाइंस के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये उस लड़की के बारे में बताया जो कि अपने आप को डिससेटिस्फाइड फील करती है, क्योंकि ये जो लफ्ज है ना, सो शी स्लिप्ड इनटू, कि उसके पास कोई चांस नहीं था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, देयर इज नो अदर ऑप्शन, और इस वजह से उसकी ये शादी, ये फोर्सफुल एक किस्म की मैरिज है जो उसने कर ली है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ठीक है। बट शी वाज रैच्ड, फॉर वुमेन हैव नाइदर कास्ट नॉट ब्रीडिंग, इन देम ब्यूटी ग्रेस एंड चार्म रिप्लेस प्राइड ऑफ बर्थ। तो ये औरत की एक नेचर बताई है कि औरत जो होती है उसके अंदर जो प्राइड के लिए चीजें होती है वो कौन सी हैं, वो कास्ट ब्रीडिंग नहीं होती, औरत का केस डिफरेंट होता है कंपेयर टू मेल, और इसमें ब्यूटी ग्रेस और चार्म ये जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए वो इन लग्जरियस चीजों को एक्सपेक्ट करती है कि उसको मिलेगी। समझ आ रही है जी? अब अगर इस चीज को अगर आप जेल में रखें तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर चूंकि आपका कॉम्प्रीहेंशन स्किल वो ये नहीं देख रहा कि इस पे क्या लिखा है, वो देख रहा है कि आपने इसे क्या कॉम्प्रीहेंड किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव मेनी टाइम्स नोटिस्ड कि स्टूडेंट समझते हैं कि हमें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है, वो आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल चेक कर रहा है, कॉपी पेस्ट स्किल नहीं चेक कर रहा है, यानी आपने इससे क्या इन्फर किया, क्या समझा। सो उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले क्वेश्चंस की समझ हो, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स की समझ हो। मिसाल के तौर पर अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्चुअल लिविंग कंडीशन, यहां पर ये एक्चुअल लिविंग कंडीशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज द कीवर्ड, ठीक है जी। वो कंडीशन ऑफ द कपल क्या है, एक्चुअल लिविंग कंडीशन, और वो क्यों है, राइट। सो इफ यू जस्ट वो ये नहीं, यानी आपको कह रहा कि जी आपने इसमें इमेजिन किस्म की कोई चीज लिखनी है, ठीक है, ना ही आपने इसकी डिजायर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। लोगों की परफॉर्मेंस सही नहीं है, वो प्रेसी के पीछे, एवरीबॉडी इज ऑब्सेस्ड क्रेजी, बट दे नेवर डू वेल इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इसकी बारीक बीरी को समझें। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे कोई इमेजिन्ड किस्म की चीज नहीं पूछ रहा, ये आपसे कोई डिजायर चीजों के बारे में नहीं पूछ रहा, ड्रीम चीजों के बारे में नहीं पूछ रहा, एक्चुअल चीजों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर अगर इसके लिए अगर आप देखें तो वो कहता है कि जी व्हाट इज द एक्चुअल लिविंग कंडीशन, वर्ड कौन सा होगा डिस्क्राइब करेगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस पैसेज के कुछ खास वर्ड्स के ऊपर जहां से आपको एक्चुअल कंडीशन का पता चलेगा। मिसाल के तौर पर यहां पर वो कहता है, यहां पर ये जिक्र आएगा जी, एक सेकंड में, लेट मी टेक यू देयर, ये द शेबी वॉल्स, ये देखें शेबी वॉल्स, ये एक्चुअल कंडीशन है। द वॉन फर्नीचर, ये मेरा असल में इस पे काम नहीं कर रहा, द वॉन फर्नीचर, राइट,
और उसके बाद अगली अपहोल्स्ट्री caused her pain, ये देखें, you see that, ये ओके, these are the keywords जिससे आपको पता चल रहा है कि वो एक्चुअल कंडीशन क्या बता रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आ जाएं तो इसके ये हस्बैंड के बारे में गुड होम मेड बीफ स्ट्यू, ये उसकी कंडीशन बताइए उसके हस्बैंड की कि उसकी नेचर क्या है। इन चीज़ों को अगर देखें तो आपको समझ आती है कि इसके लिए बेस्ट वर्ड क्या होगा। ये पॉवर्टी नहीं, एक्सट्रीम वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं करने। इन चीज़ों को देखते हुए आपने जब एक्चुअल कंडीशन बतानी है तो ये मीगर कंडीशन कह सकते हैं आप, एक सिंपल हम्बल कंडीशन कह सकते हैं, मॉडेस्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आप मिजरेबल का वर्ड यूज नहीं कर सकते, कोई पैथेटिक का वर्ड यूज नहीं कर सकते, गुर्बत इंतहाई जिसे डेस्टिट्यूट कहते हैं वो यूज नहीं कर सकते, या जो इसने यहाँ पे वर्ड यूज किया था जहां से लोगों को शक हुआ, मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा शी वॉज रेच्ड, ठीक है, नहीं। अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में वर्ड को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में गेस करते हैं, अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सारी उसकी इमेजिनेशन का जो है रोल है, साइकोलॉजिकल रोल है, वो खुद को रेच्ड समझती है। शी वॉज नॉट रेच्ड एक्चुअली। उस तरह की बहुत सी जो विमेन हैं वो बेहतरीन लाइफ गुजार रही हैं, ठीक है जी। ये देखें ना, उसने आगे चल के कहीं बात भी की थी, दीज गर्ल्स हम्बल, ये देखें, विट गिव देम देयर प्लेस ऑन द ओनली स्किल दैट काउंट्स एंड दीज मेक हम्बल गर्ल्स द पीयर्स ऑफ द ग्रैंडेस्ट लेडीज, ठीक है। अब ये देखिए, शी सफर्ड, सफरिंग जो है ना साइकोलॉजिकल फिनोमेना बेटा, साइकोलॉजिकल फिनोमेना, शी सफर्ड फीलिंग दैट एवरी लग्जरी शुड राइटली हैव बीन हर्स, ये ठीक है। उस केस में चूंकि वो सफर कर रही है द पॉवर्टी ऑफ हर रूम्स, अब पॉवर्टी ऑफ रूम्स का मतलब यहाँ पे लफ्जी नहीं लेना, मतलब उसके केस के अंदर जो उसकी जो सिंप्लिसिटी है, जो मीगरपन है, वो उसको फिर वो एक्सप्लेन करता है, शेबी वॉल्स, द वॉन फर्नीचर एंड दिस एंड दैट, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास would not even have noticed made her angry. So इसका मतलब ये है कि ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिससे जो इस क्लास की खवातीन होंगी, जो इसके बारे में कॉन्शियस होंगी, वो फिक्रमंद होंगी, वरी करेंगी, लेकिन इसको एंग्री करें बिकॉज शी हैज़ हर ओन प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो चाहती है कि मुझे इस किस्म की लाइफ नहीं मिलनी चाहिए। तो द बेस्ट वर्ड अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो वो आप कोई एक्सट्रीम लेवल का वर्ड नहीं लिखेंगे, यानी रेच्ड किस्म का वर्ड या मिजरेबल किस्म का, पैथेटिक किस्म का, डेस्टिट्यूट किस्म का वर्ड नहीं लिखेंगे। आप यूज करेंगे मॉडेस्ट है, हम्बल है, मीगर है, सिंपल है, इस किस्म की बात करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट जी। द सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं चलूं तो कहता है व्हाट विच लाइन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द कपल्स ट्रू इकोनॉमिक स्टैंडिंग एंड व्हाई, ठीक है जी। यहां पर देखें, Which line best demonstrate the couple's true economic standing and why? अब आपने वो लाइन ढूंढनी है जो डेमोन्स्ट्रेट करेगी। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रैक्टिकली दिखाएगी। ये देखें, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकली नजर आए, ठीक है। अब यहां पर इसमें दो तीन चीजें आपने देखनी है, ठीक है। एक तो ट्रू इकोनॉमिक स्टैंडिंग जब उससे बताना है जी, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर एक लाइन मैंने भी देखी थी, वॉन थी, शी हैड नो प्रॉपर वार्डरोब, यहां पर मेरे वार्डरोब की लाइन गई, सॉरी। एक तो ये देखें, स्लिप्ड इनटू द मैरिज, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो शी स्लिप्ड इनटू द मैरिज विद ए माइनर सिविल सर्वेंट, ये इंडिकेट कर रही है कि जो रीजन थी वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये लाइन सबसे पावरफुल है, इससे पता चल रहा है कि माइनर सिविल सर्वेंट जो है ना, वो सिविल सर्वेंट का जो लफ्ज है माइनर सिविल सर्वेंट, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये मिडिल क्लास है, ठीक है। ये मिडिल क्लास इनकम को शो कर रहा है। पहली तो बात ये ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंड जी, अच्छा मुझे पहले पूरा इसका एनालिसिस दे दूं जी, मैं एक सेकंड बस 2 मिनट मुझे और दे दें। मैंने कहा था कि ये पेपर थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा चले, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाता, मैं जनरली बता देता हूँ। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो एक क्वेश्चन ये होगा, तो यहाँ से आपको लाइंस ढूंढनी है। जैसे मैंने कहा, शी हैड नो प्रॉपर वार्डरोब ढूंढेंगे, ज्वेल्स नहीं है उसके पास, नथिंग, उस तरह की लाइंस ढूंढेंगे। इन लाइन से पता चलेगा कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है। एग्जामिनर बेसिकली ये देख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि यू कैन यू चूज द मोस्ट इकोनॉमिकली जो रिवीलिंग लाइंस हैं उनको आप देख सकते हो, जिससे उसकी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन का पता चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है जी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन बी स्टेटेड अबाउट द मैरिज ऑफ दिस वुमन, ठीक है। यानी वी हैव टू सी के मैरिज वाज नॉट रोमांटिक। यहाँ पे अगर आप देखें कि आप इस मैरिज के बारे में क्या कह सकते हैं, आप ये कहेंगे कि इट इज़ नॉट रोमांटिक, ठीक है। अगर उसकी लाइंस पढ़ेंगे ऊपर जाके तो उसके पास डाउरी नहीं है, होप्स नहीं है, सो शी स्लिप्ड इनटू द मैरिज, तो इसका मतलब कंपल्सिव है।
सो यहाँ पे सो का वर्ड जो था बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मैं आगे कह रहा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलता है कि ये कंपल्सिव मैरिज है, कि रोमांटिक मैरिज नहीं है, बाय चॉइस नहीं है। तो ये किस्म की मैरिज कॉम्प्रोमाइज है ड्यू टू लैक ऑफ ऑप्शंस। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूरा क्वेश्चन इन्फ्रेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। ओके जी जी ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द वैल्यूज ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। आप इससे क्या इन्फर कर सकते हैं, यहां पर थोड़ी सी आपकी थिंकिंग लेवल बेहतर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को एवेल्यूएट कर सकते हैं। वाइफ जो है मटेरियलिस्टिक है, स्टेटस कॉन्शियस है, लग्जरी ऑब्सेस्ड है, डिससेटिस्फाइड है। हस्बैंड जो बेचारा है वो सिंपल कंटेंट किस्म का है, तो ये इजीली प्लीज्ड हो जाता है, कोई भी चीज थोड़ी सी मिल जाए उसको। तो जैसे उसने ये लिखा हुआ था, ए गुड होममेड बीफ स्ट्यू, इससे पता चलता है कि वो एक सिंपल किस्म का आदमी है। द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन आइडिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेन आइडिया क्या होगा, सिंपल, मेन आइडिया इज द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ ए वुमन, जो कि मेंटली तौर पर शी इज ऑब्सेस्ड विद द वेल्थ एंड सोशल स्टेटस डिस्पाइट मॉडेस्ट एंड स्टेबल लिविंग। अब चूंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है जी, एक में तो मैं दो ही क्वेश्चंस को एड्रेस कर सका हूं मेरा, ताकि ये मैं आपको पूरा दे सकूं ये पैसेज किस किस्म का है, पैसे में क्या पूछना चाह रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस किस्म की है, थोड़ी ट्रिकी है, इतनी सिंपल नहीं है। लेकिन अब मैं आगे फर्दर बात नहीं कर सकूंगा सेंटेंस करेक्शन के ऊपर। इफ़ यू हैव द क्वेश्चंस, जी जी बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर की तरफ मैं आ जाता हूँ। आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं जी। जी मैं क्वेश्चन आपका वेट करूंगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसका मेन आइडिया रिपीट कर दें बेटा, यू आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो मेन आइडिया है जी, वो है एक विमेन डिससेटिस्फेक्शन ऑफ ए वुमन who is obsessed with wealth and social status despite modest but stable living, ये कह सकते हो। The dissatisfaction of a woman obsessed with wealth and social status although कि she has the modest and stable living है। या अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल रखना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ मेटेरियलिस्टिक जो लॉन्गिंग्स होती हैं, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स होती हैं, उसकी डिस्ट्रक्टिव नेचर, सो द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स कह सकते हैं, ठीक है। द पैसेज इज साइकोलॉजिकल नॉट इकोनॉमिक। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने वैसे पहले कहा था कि मेरा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा इन चीजों को एक्सप्लेन करने में। I wanted to capture another question, but unfortunately, scarcity of time, I won't be able to do that, but I would take your question. Better it is if you have read this paper, तो आप पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दे दिया। ट्रांसलेशन के भी थीम बता दें। ओके, इस जगह इस औरत को जो मैंने खुशी नहीं हुई उससे ज्यादा चाहिए। जी उर्दू में लिख रहे हैं, मुझे तो इसकी नहीं समझ आ रही है आप क्या लिख रहे हो कि ऐसी औरत जो कम में खुश नहीं होती। नहीं, आपने इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, जो उसका एग्जैक्ट थीम है वो बताना है आपने। मेन आइडिया का मतलब होता है जो उस पैसेज के अंदर मेन आइडिया, बेटा आपने खुद से इंटरप्रिटेशन नहीं बतानी। प्रेसी के टाइटल कंपैरिजन पे हो सकता है, क्या मतलब बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरिजन। ये कंपैरिजन नहीं है बेसिकली, अगर आप ये समझ रहे हो कि कंपैरिजन करेंगे ओल्ड सिविलाइजेशन का विद द मॉडर्न डे वर्ल्ड, तो ये कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है, इट्स नॉट अ कंपैरिजन। नहीं, ये इसके कंपैरिजन के ऊपर नहीं है। I've already told you इसके ऊपर कंपैरिजन के ऊपर नहीं है। ये पूरी जो प्रोग्रेशन हुई है ना, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, उसकी वजह से जो चेंजेस आई है उसके ऊपर है। आप एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, एवोल्यूशन नॉट रेवोल्यूशन। वर्कर्स की कंडीशन एवॉल्व की थी, ठीक है, या वर्किंग क्लास को बेहतरी मिलनी शुरू हो गई थी, इंप्रूवमेंट हुई थी उनके लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर। इसके अलावा कोई नहीं है, बिल्कुल इस पर कंफ्यूज नहीं होना। और जी ट्रांसलेशन मैं डिस्कस कर देता हूँ जी, ट्रांसलेशन के ऊपर आ जाते हैं, जल्दी से मैं ट्रांसलेशन के ऊपर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले ट्रांसलेशन के ऊपर मैं शॉर्टली बस बताता हूँ, दो तीन चीज़ें आप समझ लें कि ट्रांसलेशन में आपने क्या चीज़ देखनी होती है। नजर आ रहा है आपको?
ओके, ट्रांसलेशन जो बेसिकली है ना, ये इट इज ऑल अबाउट मुस्लिम कंट्रीज। अगर इसकी आप बात करें तो उससे जो आर्गूमेंट्स दिए ना राइटर ने, वो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो ये बताना चाह रहे दे हैव द रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन, ठीक है, और यूनिटी नहीं है। इफ दे आर यूनाइटेड दे कैन बिकम ग्लोबल पावर, ठीक है, बट दिस यूनिटी इज बेसिकली हिंडर्ड बाय द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। वो उनको इंटरनल यूनिटी नहीं आने देती। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये में रखें कि लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करनी होती। इसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो मॉडरेट टू हाई था। ये जो ट्रांसलेशन आई है ये आसान नहीं है, मगर ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। मॉडरेट से वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है टू हाई, ठीक है। आपके पास पॉलिटिकल वोकैबुलरी टाइप होनी चाहिए टू, और आपके पास यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू डील विद द लॉन्ग सेंटेंसेस। इसमें लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, आपको इसमें सेंटेंसेस को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, राइट। यू तीन चीजें कम से कम आप जेहन में रख लें, यानी दीज टाइप ऑफ पैसेजेस जिसके लिए जो बेसिकली एक थीम ये लेके चल रहे हैं कि एक कोहेसिव थीम है कि मुस्लिम कंट्रीज जो है उनके पास क्या स्ट्रेंथ है, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से दे आर नॉट यूनाइटेड, बट इफ दे बिकम तो दे कैन बिकम ग्लोबल पावर। इसमें जो आपको जो चीज़ें हैं वो आपने इमोशनल चीज़ों को, एग्जैजरेशंस को अवॉइड करना है, एकेडमिक टोन रखनी है, और जो मैंने पहले बताया कि पॉलिटिकल वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो, जैसे कि डिफेंस के मामले में इस तरह की चीज़ें, और लॉन्ग सेंटेंसेस को खास तौर पर टैकल करना आता हो, उनको ब्रेक डाउन करना आता हो, और उसके बाद कुछ सेंटेंसेस जो उनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, ऑब्वियसली ब्रेक डाउन करने के बाद भी बाज़ औक़ात उसके मीनिंग को समझने के बाद, बिकॉज टू लैंग्वेजेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है। समझ गए मेरी बात? जी, समझ गए हैं? अब ये देखें ना कितने कितने लॉन्ग सेंटेंसेस। ये अमर वाक़या है कि मुस्लिम दुनिया कुदरत के वदीयत करदा मसाइल से भी माला माल है। सो यू ब्रेक डाउन, अनलेस यू ब्रेक डाउन, आप अगले सेंटेंस को मत लेके चलें और अलहादी कुव्वतों के मुकाबल अपने दफा का हर तकाजा निभाने की भी मुकम्मल सलाहियत रखती है। नो, डोंट डू दैट। डाइसेक्ट दिस, इसको डिवाइड करें, पहले इसको समझें, ये अमर वाक़या, इसको अलहदा करें के फिर उसके बाद मुस्लिम दुनिया कुदरत के वदीयत करदा मसाइल से भी माला माल है। याद रखें, ट्रांसलेशन इसलिए नहीं होती कि यू फोकस ऑन वर्ड्स, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन वर्ड्स, यू हैव टू फोकस ऑन आइडियाज, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब ही यही होता है कि उर्दू का जो पैराग्राफ लिखा गया है वो उर्दू के रूल्स रेगुलेशंस को जेन में रख के लिखा गया है। इट फॉलोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ उर्दू रूल्स रेगुलेशन, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ग्रामर। वंस यू व्हेन यू ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, तो आपने यू हैव टू कीप द एसेंस ऑफ उर्दू पैराग्राफ इंटैक्ट, मगर यू हैव टू अप्लाई द फुल इंग्लिश कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लोग इसका मतलब समझते हैं शायद हमें इडियम्स यूज करने हैं, इडियम्स यूज नहीं करने हैं आपने कीपिंग द इंटैक्ट ऑफ उर्दू पैसेज इंटैक्ट, एसेंस ऑफ उर्दू पैसेज इंटैक्ट, अप्लाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश, जो रूल्स होते हैं, इंग्लिश ग्रामर होती है उसकी, ठीक है। और उसके लिए आपको देखना पड़ा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज इस पूरे पैराग्राफ में अगर कहीं पंक्चुएशन इस्तेमाल हुई तो मे बी इंग्लिश कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको पंक्चुएशन इस्तेमाल करनी पड़े, ठीक है। तो ये था जी पैसेज, इसके बारे में आपको ब्रेक डाउन करना है और उन पैसेजेस को समझना है अकेले अकेले। और अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो आपको पूरा पैसेज समझ आना शुरू हो जाएगा जी। और किसी का क्वेश्चन जी? तो 8 मिनट है, मैं क्वेश्चन लूंगा, छोटे छोटे मैं आपके क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो आपने पूछा कि ये क्या है, इसी पैसेज किसके बारे में, तो मैंने पैसेज बताया। पहले हमेशा उसका थीम समझते हैं, किसी वर्ड फ्रेज को आइसोलेशन में नहीं देखते। तो ये भी पैसेज कुछ इसी किस्म का था। अगर किसी की पॉलिटिकल रिच वोकैबुलरी है और वो लॉन्ग सेंटेंसेस के ऊपर प्रैक्टिस करके आया है, रिस्ट्रक्चरिंग की आदत उसने सीखी है, आइडियाज को समझ सेंस करता है स्टूडेंट, देन ही कैन डील विद दैट। बेटे इस वक्त तो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन कैसे प्रिपेयर करनी है दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन, इट इज़ नॉट रेलेवेंट टू दिस। ये पूरी एक डिटेल है, इसकी डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन प्रिपेयर कैसे करनी है। पास पेपर के अलावा आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें। मैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इवन इंटरमीडिएट या मैट्रिक लेवल की जो ट्रांसलेशन वो लेके करें। आपको लगता है कि आप वो ट्रांसलेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने टेस्ट सीरीज में कई दफ़ा थोड़ी सी उसके अंदर चेंज करके ट्रांसलेशन दी तो लोगों से ट्रांसलेशन नहीं हुई थी, बिकॉज ट्रांसलेशन, द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन हैज़ नेवर बीन टॉट इन योर प्रॉपरली इन योर स्कूल्स, इवन कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी में तो आपको वैसे ही मौका नहीं मिलता। तो पहले वैसे छोटे छोटे पैराग्राफ करें और एक अप्रोच रखें कि आपने पूरे पैसेज को पहले समझना होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं समझना होता। वर्ड टू वर्ड पढ़ते ज़रूर हैं उसको, एक उसके थीम को पहले समझते हैं, उसके आइडियाज़ को पहले समझते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो ट्रांसलेशन के रूल्स अप्लाई होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन जी?
I'm taking your questions, so you come up with any question, any ambiguity regarding this paper only. आपके क्वेश्चन मुझे पता होता, मुझे मेरी टीम कह रही थी कि क्वेश्चन उन्होंने पूछने हैं। अगर आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने होते तो मैं शायद आपकी बाकी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेता। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा था कि मैं पंक्चुएशन के ऊपर भी बता देता आपको। ये जो अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको पंक्चुएशन के ऊपर 2-3 मिनट में बता देता हूँ। पंक्चुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी जी। हाँ, ये पंक्चुएशन को लोग मतलब दे डोंट बॉदर अबाउट टू मच अबाउट द पंक्चुएशन। ठीक है, ये याद रखें। जो ये पंक्चुएशन है जी, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ग्रामर की जो है ना कम्प्लेक्सिटी वो ज़रा हाई है। ठीक है, क्लॉजेस की जो अगर आप ये सामने देख रहे हैं, पढ़ें इसको, तो अगर आप देख लें तो ये सुनते भी जाएं, लिख भी लें कि जो ग्रामर कम्प्लेक्सिटी है वो इसमें हाई है। मतलब क्लॉज की लेंथ जो है वो लॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह के कुछ ट्रैप्स हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉमा का यूज़ कर लेते हैं, राइट। दे थिंक दैट वी विल प्लेस कॉमा, ऐसा नहीं है। वो ओवर यूज़ कॉमा करते हैं, मैं सेमी कॉलन को यूज़ करते हैं, नहीं सही करते हैं। आप कह सकते हैं लॉन्ग क्लॉजेस को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी ट्रांजिशन मार्कर्स होते हैं उनको नहीं वो आइडेंटिफाई करते, लेकिन इसी वजह से डेफिनेटली वो जस्ट क्रैम ऑफ द रूल्स। मैं अक्सर पंक्चुएशन के बारे में कहता हूँ कि पंक्चुएशन को भी आपने सब जो ऐसे जैसे सुनना है, यू डोंट हैव टू रीड, यू हैव टू लिसन टू। ठीक है, एनी स्टूडेंट हु हैज द हैबिट ऑफ गेसिंग पंक्चुएशन या उसने अगर हैबिट ऑफ क्रैमिंग रूल्स, तो वो इस तरह की पंक्चुएशन को नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मैंने आपको डिफिकल्टी लेवल बता दिया है। लेकिन जिस स्टूडेंट ने डेवलप की होगी ना अपनी हैबिट ऑफ लिसनिंग टू द पैसेज, लिसनिंग टू द मतलब कि उसकी टोन को पहले समझे, ठीक है, एनालाइज करें उसके टोन को, उसके स्ट्रक्चर को, खाली रीडिंग नहीं करें, वो इजी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है ये आपकी डीप रीडिंग और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है, कह सकते हैं अलॉन्ग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पंक्चुएशन रूल्स। ये खाली पंक्चुएशन रूल्स को नहीं देख रहा। अगर आपकी डीप रीडिंग होगी, एनालिटिकल एबिलिटी होगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज एंड देन यू कैन अप्लाई द रूल्स। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लॉजेस को सेपरेशन करना है, कंट्रास्ट मार्कर्स देखने हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर्स को समझना है। ये नोट करते जाएं, पॉइंट्स में आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजिशनल वर्ड्स को देखना है, इन्वर्जन स्ट्रक्चर्स को देखना है और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को देखना है। ठीक है, ये इसके अंदर जो टास्क था ना बेसिकली पंक्चुएशन का, वो था कि क्लॉजेस को सेपरेट करना, कंट्रास्ट मार्कर्स को आइडेंटिफाई करना, पैरेलल स्ट्रक्चर्स को समझना, ट्रांजिशनल वर्ड्स को देखना, इन्वर्जन्स को देखना। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो बेसिकली ये पूरी पंक्चुएशन अगर आप ये समझेंगे तो इसमें कॉमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास, क्या कहते हैं उसको, उसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्या कह सकते हैं इसके, अपोस्ट्रोफीज का इस्तेमाल ये बड़े ध्यान से करना है। सेमीकोलन के साथ ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाइफन्स का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ों का। इट्स नॉट जस्ट यू जस्ट प्लेस कॉमास एंड द पंक्चुएशन इज डन। इसकी स्ट्रक्चरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप पंक्चुएशन के मार्क्स लगाते हैं जी। और कोई क्वेश्चन जी? जी, क्वेश्चन कोई पूछे जी? बेटा इसी पेपर के बारे में पूछें आप। यू आर आस्किंग मी ए रेलेवेंट क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी द रेलेवेंट क्वेश्चन कि 9 to 10 मार्क्स प्रेसी में आएंगे या 9 to कौन सी पास्ट इडियम्स कर लें, ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है। आप इसका रेलेवेंट क्वेश्चन पूछें इस पेपर से रिलेटेड, क्योंकि हम इस पेपर को ओवरव्यू दे रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, आप इसके बारे में पूछें। ये डिफरेंट सेपरेट डिस्कशन है। अगर नहीं है क्वेश्चन तो मैं आपको प्रपोजिशन का भी बता देता हूं, थोड़ा सा रह गया लास्ट 2-3 मिनट्स में। प्रपोजिशन के बारे में देखो बेटा, ये एक दो चीजें समझ लें कि ये बेसिकली आपकी जो नॉलेज ऑफ फिक्स्ड प्रपोजिशनल फ्रेजेस है ना, उसको एक टेस्ट किया जा रहा है। वर्ब के साथ प्रपोजिशन कॉम्बिनेशन, एडजेक्टिव के साथ प्रपोजिशन कॉम्बिनेशन, नाउन के साथ प्रपोजिशन कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, ये रैंडम ग्रामर नहीं है, ये बाकायदा प्रॉपर आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड इंग्लिश पैटर्न है।
अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक्सपोजर नहीं है, नेचुरल यूसेज आप नहीं समझते, या उसे कह सकते हो कि कोलोकेशंस की अवेयरनेस नहीं है, तो फिर ये प्रपोजिशन खाली रूल्स पढ़ने से नहीं होती है। ये पहली बात है, ये बुनियादी बातें आप याद रखें। वर्ब प्रपोजिशन कॉम्बिनेशन एडजेक्टिव के साथ, प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन नाउन के साथ ये है, और आपकी फिक्स प्रपोजिशनल जो फ्रेजेस हैं उसके नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। सो अगर आप समझते हैं कि खाली रूल्स पढ़े होंगे तो उससे ये प्रपोजिशन नहीं होगी। ये मैं आपको इसका एक एनालिसिस दे रहा हूँ। ये प्रपोजिशन ऐसे नहीं थी, इस पे फ्रेजल वर्ब भी यूज हुए हैं। तीसरे सेंटेंस पे जाके आप देख सकते हो कि ये जो आफ्टर वेइंग, ये जो लफ्ज है आफ्टर वेइंग डैश ऑल द ऑप्शंस वी डिसाइडेड टू प्लम्प द फर्स्ट डिजाइन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है जी, प्लम्प फॉर समथिंग होगा, ये फ्रेज है पूरा, और वेइंग अप ऑप्शंस होगा। तो ये इस तरह से थी, और कुछ जगहों पे तो आप कह लो कि एक प्रपोजिशन नहीं है, जैसे कि ये डिनाई वाले में किधर गया जी, ये बाजू का ट्रिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्यूज डिक्लेयर दैट ही हैड नो क्रेडिबल मोटिव। ठीक है, देख रहे हैं ये सेंटेंस आपने, द फोर्थ वन। ठीक है, मोटिव फॉर रिवेंज आएगा, और जो डिनाइड है, डिनाइड द चार्जेस, नो प्रपोजिशन, यहां में प्रपोजिशन यूज नहीं होगी, बट इट वाज अ ट्रिक। सो जिसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, रीडिंग एक्सपोजर नहीं है, वो ये प्रपोजिशन नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ डिनाई के साथ लगाएगा। और ये मैंने देखा भी, एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने गलती की है, राइट। तो सम टाइम प्रपोजिशन नीडेड नहीं होती, बट इट इज जस्ट अ ट्रैप, एंड इन दैट सेंस आप कह सकते हो कि प्रपोजिशन और पंक्चुएशन उसने थोड़ी आसान नहीं है आपको दी, अनलेस आपका एक्सपोजर नहीं है रीडिंग के अंदर। तो मैं अक्सर पेपर्स के अंदर कहता होता हूँ कि अपनी रीडिंग स्किल्स को, रीडिंग सेंसिबिलिटी को बढ़ाएं। जब तक आप रीडिंग सेंसिबिलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, लेक्सिकल सेंसिबिलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, आप बहुत सारी चीजों को नहीं कर सकेंगे। तो सेम केस वाज टुडे विद पंक्चुएशन एंड द प्रपोजिशन। ठीक है जी, तो द टाइम दैट वाज गिवन टू मी वो 9 बजे तक था। 15-20 मिनट मुझे एनालिसिस ओवरव्यू देना था, उसमें हमारी प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ज़्यादा बात हुई, काफ़ी टाइम लगा। मैं और ज़्यादा चाहता था, बट नहीं मुझे टाइम मिल सका, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए लिए, और उसके साथ साथ हमें लकीली मौका मिल गया कि आई डिस्कस ट्रांसलेशन, आई डिस्कस पंक्चुएशन, एंड आई डिस्कस प्रपोजिशन। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। जी जरीन, क्या कहते हैं? इनकी तरफ से क्वेश्चन कोई ख़ास नहीं आया, और जो इन्होंने पूछने थे मैंने वैसे इनसे प्रॉमिस किया था कि the way I would briefly explain things would not have any, raise any question in your mind. So I think यही situation है। जी sir, thank you so ठीक है? much. I Okay. think we've addressed everything quite well, and sir, thank you so much for such an in-depth analysis in such a short time. Really appreciate it. या शॉर्ट टाइम में बड़ा मुश्किल होता है इसको कंसाइज करना बोलते हुए। दिल करता है बहुत सारी चीजें नहीं sir, बताइए, but बहुत सारी thank you चीजें so बताइए much. स्टूडेंट्स को। ठीक नहीं है, sir, it was a very fruitful session, and I think students को इससे काफी फायदा हुआ है। और ये सेशन हमारा YouTube और Facebook पे भी है, तो students please चलिए, थैंक यू वेरी मच। कैन आई लीव? थैंक यू। thank you so much sir. Everyone Thank you. please say farewell to Sir Mazhar Elahi. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you, students. Thank you, everyone, for joining us today. Please remember that this is a unique session जो हम पहली दफ़ा नोआ की हिस्ट्री में कर रहे हैं, जो कि हमारा CSS पेपर एनालिसिस है। This is open to all aspirants for free. ये daily 8 PM live on Zoom, Facebook एंड यूट्यूब। Zoom पे ज्वाइन करने का ये फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं फैकल्टी मेंबर के साथ। कल हमारा करंट अफेयर्स पे सेशन होगा सर फरीद के साथ इंशाल्लाह। फिर पाक अफेयर्स है सर इजहारुल्लाह के साथ। इस्लामियात का है सर रज़ा अंसारी के साथ, एंड जनरल साइंस का हमारा है सर माजिद के साथ। So please continue to join us every day, and do share this link with all your friends and family, anyone you know who is interested. I've also shared the link for our social media, bookstore, upcoming batches. हमारा जो है free orientation session है 1st March को, और हमारे रमज़ान बैच के लिए जिस पे 30% डिस्काउंट भी है। सो
प्लीज डू जॉइन, कम से कम ओरिएंटेशन ज्वाइन कर लें, एडमिशन फिर आप बाद में डिसाइड कर लें बेशक. And see you all tomorrow. Thank you again. Thank you everyone. And you take care and Allah Hafiz.